फ्रेंड्स, आज हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव करा था कि अगर पाई जो एक प्राइम एलिमेंट है, अगर वो ए इंटू बी को डिवाइड करता है तो पाई या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। इट मीन दैट कि अगर पाई जो है, जो प्राइम एलिमेंट है, वो अगर एन एलिमेंट के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो पाई जो है कम से कम एक को इन एन एलिमेंट में से किसी एक कम से कम एक को डिवाइड। ठीक, ओके। नाउ द यूनिकनेस फैक्टराइजेशन थ्योरम। स्टूडेंट, ये उसी तरह से फैक्टराइजेशन थ्योरम है कि कोई भी हमारे पास अगर इंटीजर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स, प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। मीन दैट जैसे अगर मान लो कि हमारे पास 15 है तो इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 3 into 5, एंड 3 भी आपका प्राइम है और 5 भी प्राइम नंबर है। चाहे इसको हम ये लिखें या चाहे 5 into 3 लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डजंट मैटर हियर। सो सेम चीज है यहाँ पे कि आर अगर एक इक्विवेलेंट रिंग है और ए नॉन जीरो है तो ये नॉन यूनिट एलिमेंट इन आर है। नॉन यूनिट का मतलब हो गया कि एक तरह से आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स नहीं निकलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। सपोज दैट कि ए को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, पाई 1 into पाई 2 into पाई 3 सो पाई n। और एक और रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये हमने 3 into 5 लिखा और 5 into 3 लिखा, उसी तरह से पाई 1 डैश, पाई 2 डैश, पाई 3 डैश, सो पाई m डैश, where pi i's and pi j dash are the prime elements of R, then m into n होना चाहिए, m और n बराबर होंगे। ठीक, जितने इस प्रोडक्ट में इस फैक्टराइजेशन में एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और साथ में ईच पाई आई जो होगा इज एन एसोसिएट ऑफ सम पाई जे डैश। ठीक, और कन्वर्सली ईच पाई के डैश इज एसोसिएट ऑफ सम पाई क्यूब। इट मीन दैट वाइस वर्सा कि एक तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा अगर पाई 1 है तो पाई 1 किसी न किसी इनमें से एलिमेंट्स का वो एसोसिएट हो। ठीक, तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले देखो ए का जो मैं फैक्टराइजेशन दिया वो हमने लिख दिया। अब डेफिनेटली पाई 1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ पाई 1 into पाई 2 सो पाई n को डिवाइड करेगा। ठीक, और ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर है, तो इट मीन दैट पाई 1 जो है तो पाई 1 डैश और पाई 2 डैश पाई m डैश को भी डिवाइड करेगा। अब ऊपर हमने लेमा पढ़ा है कि अगर पाई 1 इनको डिवाइड कर रहा है तो कम से कम एटलीस्ट इनमें से किसी न किसी एक को डिवाइड करेगा पाई, क्योंकि पाई 1 आपका प्राइम एलिमेंट। सो व्हाई द अबव लेमा, तो पाई 1 मस्ट डिवाइड सम पाई आई डैश, किसी न किसी एक को डिवाइड करेगा। ओके, अगर डिवाइड करेगा एक तो पहली बात है कि पाई 1 एंड पाई आई डैश जो है वो क्या है, प्राइम एलिमेंट्स है। अगर पाई 1 स्टूडेंट अगर पाई आई डैश को डिवाइड करेगा तो अगर ये प्राइम एलिमेंट है तो कब पॉसिबल है, तो तभी पॉसिबल है जब पाई 1 और पाई डैश बराबर हो या आपस में क्या हो, एसोसिएट हो। इसका मतलब पाई 1 डैश भी क्या करेगा, पाई को डिवाइड करेगा। क्लियर? So both are prime elements of R, and pi 1 divide pi I dash, they must be associates. Associates का मतलब है कि pi v1 dash भी pi को डिवाइड करेगा। So in that situation pi I dash जो होगा वो u1 pi 1 के बराबर आएगा, और u1 जो आएगा वो एक यूनिट है। This is a definition of associate. ठीक, okay, now
जो ये एक्सप्रेशन है पाई वन इंटू पाई टू सो पाई एन जो है वो किसके बराबर है, पाई वन डैश पाई टू डैश सो पाई एम डैश। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, पाई आई डैश का एक्सप्रेशन अब ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया, और यहाँ पे मैंने पाई आई डैश -1 और पाई आई प्लस 1 डैश और इसके बीच में पाई डैश होगा, तो पाई डैश की वैल्यू में ये सब्स्टिट्यूट करना। ठीक, अब डेफिनेटली ये सारा का सारा जो वर्क है वो आपका इक्विवेलेंट रिंग में हो रहा है, तो ये डेफिनेटली आइडियल डोमेन तो होगा ही होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। तो इंटीग्रल डोमेन होगा तो पाई पाई को कैंसिल होगा, तो वी लेफ्ट विद दिस। ठीक, तो इट मीन दैट क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट कम हो गया। ठीक, अब इस तरह से अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे 1 बन जाए। तो रिपीट दिस आर्गुमेंट ऑफ दिस रिलेशन विद पाई 2, पाई 2 पे करेंगे, पाई 3 पे करेंगे। आफ्टर n स्टेप्स द लेफ्ट साइड बिकम्स 1, और ये 1 बन जाएगी सर। और इस तरफ एलिमेंट्स आपके द राइट आउट साइड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ पाई डैश में एलिमेंट्स रहेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बचने वाला है, तो इट मीन दैट द एक्सेस ऑफ m ओवर n, तो दिस वुड n जो है वो m से छोटा है या इक्वल होगा। नो डाउट होना इक्वली है, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट बचेंगे, तो दैट्स व्हाई n जो होगा वो m से छोटा होगा, ये इक्वल होगा। सिंस द पाई डैश आर नॉट यूनिट्स, अब ये जो आपके पास सेम अगर अब आर्गुमेंट रिवर्स करके लगाए, मतलब जो हमने चीज जो आर्गुमेंट हमने पाई आई डैश पे लगाया, अगर उल्टा रिवर्स करें हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि पाई आई इक्वल टू पाई यू या v1 तो अगर यहाँ से शुरू करें तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 जनरेट हुआ उसी तरह से क्या होगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 जनरेट होगा और यहाँ पे एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएगा u1 u2, इस तरह से एलिमेंट बनते जाएंगे। तो जब यहाँ पे u1 u2 आएंगे सारे, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे एलिमेंट तो क्या है, यूनिट है। ठीक, u1 u2 जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तो यूनिट ही आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि m जो है वो n से लेस है। So from these two inequalities we conclude that कि m और n जो है बराबर है। तो ये एक चीज तो ये प्रूव कर दिया हमने कि जो m और n है वो इसमें बराबर होगा। ठीक, अब दूसरा मैं ये प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो ये चीज तो प्रूव होगी, एसोसिएट, दे आर एसोसिएट टू ईच अदर। So in the process we have also shown that every pi I dash has some pi I dash as one associate and converse। यहाँ पे I dash यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, तो हर एलिमेंट के लिए एक एसोसिएट मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज हम यहाँ पे यहाँ से क्या बन गया कि पाई आई डैश जो है वो पाई 1 का एसोसिएट होगा। उसी तरह से दूसरा एलिमेंट पाई 2 मान लो कि पाई आई प्लस 1 डैश लेते हैं तो किसी और का एसोसिएट बन जाएगा। इस तरह से तो एक तरह से इस प्रोसेस के अंदर ही ये प्रूव हो गया कि ये सारे के सारे पाई आई है और पाई ये डैश है, ये आपस में एसोसिएट्स होंगे और वाइस वर्सा। ठीक, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। हाँ, इसमें ये चीज है कि ये जो आपका प्रीवियस लेमा है ये यूज होगा है, अगर पाई जो है वो डिवाइड करना है तो एटलीस्ट किसने किसी को डिवाइड फिर एसोसिएट डेफिनेशन। I hope you understand this. Okay, now by combining the lemma 3.74 and the theorem 3.72, we have, पहले तो देख लेते हैं कि लेमा
3.74 क्या बोलता है, तो 3.74 लेमा बोलता है कि इक्विलिब्रियम रिंग में every element in R is either a unit or can be written a product of finite number of prime elements. तो या तो वो एलिमेंट यूनिट होगा या वो प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। और ये अब ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये थ्योरम ये बोल रही है कि जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखी जाएगी दैट विल बी यूनिक। उसमें अगर मान लो ये प्रोडक्ट में n एलिमेंट है तो n ही रहेंगे, ठीक है, वो ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो बाय कंबाइनिंग दिस टू व्हाट वी कंक्लूड दैट every non-zero element in a Euclidean ring R can be uniquely written up to a associate, ठीक, as a product of prime elements or is a unit in R। या तो वो unit in R होगा या वो product of prime elements में लिखा जाएगा। तो इसमें जो नई चीज जुड़ी वो डेफिनेटली यूनिकनेस ही, वही चीज है प्राइम नंबर में भी इसी तरह से होता है। कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम में लिख सकते हैं। अगर जैसे मैं 15 को 3 into 5 लिखना तो और कोई तरीका है ही नहीं लिखने का इसका, 5 और 3 ही आएंगे अगर प्राइम की प्रोडक्ट में लिखना। देयर इज अ यूनिकनेस, सो दिस इज द यूनिकनेस थ्योरम। नाउ वन मोर लेमा, दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। idle, the idle A equal to generated by A naught is a maximal idle of the Euclidean ring R if only if A naught is a prime element। तो ये हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमने प्रूव किया था कि एक आइडल एग्जिस्ट करता है Euclidean रिंग में। अब ये थ्योरम ये बता रही है कि वो जो आइडल एग्जिस्ट करता है उसको जो जनरेटर होता है उसका वो एलिमेंट अगर प्राइम एलिमेंट होगा तो वो जो आइडल होगा वो मैक्सिमल आइडल, ठीक। आइडल की तो एग्जिस्टेंस हमने बात करी थी, लेकिन अगर उस आइडल का जो जनरेटर है अगर वो प्राइम एलिमेंट है तो वो मैक्सिमल होगा। और ये जो रिजल्ट है ये बहुत ब्यूटीफुल है, इफ ओनली है ना। अगर जनरेटर का एलिमेंट ए नॉट प्राइम होगा तो ये मैक्सिमल होगा और मैक्सिमल होगा तो ए नॉट प्राइम एलिमेंट होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। मैक्सिमलिटी की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर हमारे पास एक रिंग आर है और अगर हम मान लेते हैं कि ए मैक्सिमल आइडल है, डेफिनेटली इसका सबसेट होगा तो ए और आर के बीच में और कोई आइडल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो एक मैक्सिमलिटी की बात होती है। टू बी प्रूफ फर्स्ट पार्ट बाय द कंट्राडिक्शन, हम ये मान लेते हैं कि ए नोड जो है वो प्राइम एलिमेंट नहीं है। अगर प्राइम एलिमेंट नहीं है तो डेफिनेटली ये जो आइडल है वो मैक्सिमल आइडल नहीं होगा, ठीक। चलो तो सपोज कर लिया हमने कि ए इज नॉट प्राइम। अगर ये प्राइम एलिमेंट नहीं है तो डेफिनेटली ए नोड को हम बी इंटू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं और बी और सी क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों यूनिट नहीं होने चाहिए, ठीक। प्राइम में अगर दोनों में से एक यूनिट हो गया तो फिर ये आपको प्राइम एलिमेंट, ठीक। तो अगर मैं आपको क्योंकि प्राइम नंबर प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई प्राइम एलिमेंट है अगर वो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, मान लो कि x इंटू वाई रखा गया है, तो दोनों में से कम दोनों में से एक वो यूनिट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी यूनिट हो गया तो ये प्राइम एलिमेंट बन जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ना तो बी प्राइम है ना ही सी प्राइम है, ना इधर बी नॉर सी इज यूनिट। अगर ये दोनों यूनिट नहीं है तो डेफिनेटली ए नॉट प्राइम एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक।
सो नाउ हमने बी एलिमेंट ले लिया, बी एक आइडल ले लिया, दैट जनरेटेड बाय बी, ठीक, और बी आपका यूनिट नहीं है, देन सर्टेनली ए नोट जो है वो बी को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है, ए नोट जो है वो बी के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, ठीक। सो दैट ए जो हो गया वो आपका सबसेट हो गया बी का। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होगी। वी क्लेम दैट ए जो है ना तो बी के बराबर होगा, ना ही बी जो है वो आर के बराबर होगा, ठीक। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी जो वो आर के बराबर है, ठीक। बी आर के बराबर होगा, डेफिनेटली 1 बी में चला जाएगा, और अगर 1, क्योंकि आर के पास तो 1 है, यूनिट एलिमेंट है में, ये दिस 1 इज अ यूनिट एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इक्विलेटरल रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन वो आर के बराबर, इसको बी के अंदर भी 1 है। अगर बी के अंदर 1 हुआ तो 1 को हम बी को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो तो है ही बी के मल्टीपल, कैपिटल बी के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के मल्टीपल है, तो इसका मतलब 1 बी के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट में लिखा गया और बी तो आपका यूनिट था ही नहीं, और इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि बी तो यूनिट है, बी को x से मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 आ रहा है, इसका मतलब बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। So from this it implies B is unit in R, which is not. Contradiction होगी। तो इसका मतलब B जो है वो R के बराबर नहीं हो सकता। Now second, अगर B A के बराबर हो गया, मान लीजिए अगर B A के बराबर हो गया तो B आपका कहाँ चला जाएगा? A के अंदर, ठीक। और A क्या है? ए तो ए नोट से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब बी जो होगा वो ए नोट के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, ठीक। और यहां से ए नोट जो है वो किसके प्रोडक्ट में रखा था हमने? बी इंटू सी, और यहाँ से बी की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, और हमारे पास ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी होता है आर, तो यहाँ से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल लेफ्ट। इससे क्या प्रूव हो गया? सी प्रूव हो गया, सी का इनवर्स निकल रहा है, सी का इनवर्स तो एक्स हो गया, 1 आ रहा है, इसका मतलब सी तो यूनिट हो गया, लेकिन क्या लिखा कि नाइदर बी यूनिट नॉर सी यूनिट, सो व्हिच इज नॉट, सो इट इज कंट्राडिक्शन। इट मींस दैट कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी नया, ये जो बी की बात कर रहे हैं, ये आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो बी इज नाइदर A nor R, and since B A is subset of B, so A cannot be maximal idol of R, ठीक। A जो आपका B के अंदर चला गया, और हम पहले क्लेम कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, इसका मतलब B आ गया, इसका मतलब B आ गया, तो फिर ये maximal idol B बन गया, that's why A is not a maximal idol। तो हमने गलत माना, गलती प्रूव कर दिया। गलत क्या माना? कि आइडल प्राइम एलिमेंट नहीं था, ए नॉट इज प्राइम एलिमेंट, और हमने प्रूव कर दिया कि ए जो है फिर मैक्सिमल आइडल नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन यू डाउट आस्क। नाउ द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हमने सपोज कर लेते हैं एक ए नॉट जो है वो प्राइम एलिमेंट है, और यू एक हम आइडल मान लेते हैं जो आर का आइडल है, और सच दैट A is generated by A नोट, ये तो पहले दे रखा है, और ये U का सबसेट है, और U इज सबसेट होगा। इन दोनों के बीच में, A और U के बीच में हमने R मान लिया। इट मींस दैट नाउ या तो हमें A और U बराबर प्रूव करने पड़ेंगे, या U और R बराबर प्रूव करने पड़ेंगे, तभी ये
ए जो है वो मैक्सिमम हाइड्रोजन। ठीक, तो बाय थ्योरम 3.71, तो हमने स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी अगर, मैं आपको थ्योरम दिखा देता हूँ, कोई भी अगर कोई आइडल आता है तो वो एक एलिमेंट से जनरेट होगा, और वो अगर एलिमेंट से जनरेट होगा तो ये देखिए, आर बी ब्यूटेन रिंग, लेट ए बी द आइडल ऑफ आर। कोई भी आइडल अगर एक अगर आर के अंदर है तो ए किस तरह से, ए इस तरह से, मीन्स ए जो होगा वो एक एलिमेंट से। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू आइडल है आर का। अगर यू आइडल है तो यू को एक कोई ना कोई सम एलिमेंट ऑफ आर यू को जनरेट कर। इक्विलिब्रियम रिंग में होता ही ऐसे, ठीक है, जब भी आइडल होगा वो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, मतलब उसके सारे एलिमेंट ए नोट के प्रोडक्ट में लिखे जाए। ओके, नाउ अब ए नोट जो है वो ए के अंदर है, और ए जो है वो यू का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया, ए नोट किसको बिलोंग, यू को बिलोंग करता है, और यू किससे जनरेट हो रहा है, यू नोट से। तो इसका मतलब ए जो है वो किसके प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, यू नोट के प्रोडक्ट में। ठीक, अब यहां से हमें तो ये देख रखा है कि यू नोट ए नोट जो तो प्राइम एलिमेंट है। अगर ये प्राइम एलिमेंट है तो या तो इन दोनों में से एक को यूनिट होना पड़ेगा। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि अगर प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि अगर ये इनके प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है तो या तो एक्स को प्राइम यूनिट होना पड़ेगा या यू नॉट को यूनिट होना पड़ेगा। सो देयर इंप्लाइज डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट लगी, either x or u naught is a unit element. ठीक, okay, if u naught is a unit element in R, then अब u अगर यूनिट एलिमेंट हो गया तो ये R की बराबर है, ये रिजल्ट है। ठीक है, कि u को जो अगर एलिमेंट जनरेट कर रहा है, अगर ये एलिमेंट यूनिट हो जाएगा तो फिर तो इसका मतलब सारे एलिमेंट ही जनरेट कर देगा, तो वो R की बराबर। यूनिट का मतलब इसके और फिर आपके पास वन भी इसके अंदर चला जाएगा, है ना। तो फिर तो देखिए इफ आइडल u of a ring R contains a unit element of R, then u equal to कैपिटल R। ये रिजल्ट बोल देता है, कीप इन दिस माइंड, इसका आप सेट कर सकते हो इसका प्रूफ। ओके, तो इसका मतलब हमने यही प्रूव करना था कि u जो है वो R के बराबर है, एक केस तो ये। ठीक, अब एक मतलब ये केस होता है तो पहले तब भी मतलब ए के मैक्सवेल आइडल होने की चांसेस। ठीक है, मेरी बात समझिए आप, ए इन दोनों के बीच में लिया हमने, ये मैंने आपको बोला यू तो ये तो आर के बराबर होना चाहिए या ए के बराबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से एक्स और यू नोट में से अगर यू नोट आपका यूनिट बन गया तो इसका मतलब यू जो है कैपिटल यू जो है वो आर के बराबर। दूसरा केस हम ये ले लेते हैं कि एक्स जो है वो यूनिट एलिमेंट, तो डेफिनेटली फिर आई थिंक ए जो होगा वो यू के बराबर होगा। तो दोनों केसेस में मैक्सिमलिटी की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। नाउ इफ x is a unit in R, then x inverse belongs to R। डेफिनेटली अगर ये यूनिट एलिमेंट है इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करा तो इनवर्स भी R के अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि R जो है वो क्लोजर तो होल्ड करेगी। ठीक, या यू कैन से कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन की ग्रुप बनाएगा नॉन जीरो। ओके, देन द रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसमें अगर हम दोनों तरफ x इनवर्स से ऑपरेट करें तो यहां से हमारे पास हो जाएगा u नॉट x इनवर्स a नॉट। अब ये जो एलिमेंट है ये है प्रोडक्ट ऑफ a नॉट।
अगर ये मल्टीपल ऑफ ए नॉट है तो डेफिनेटली इसके अंदर होगा, ए के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए के ए नॉट की मल्टीपल में आएगा। तो ये इसके अंदर चला गया और ये तो यू के बराबर है, इसका मतलब यू कहाँ चला गया? ए के अंदर। ठीक। सिंस ए इज एन आइडल ऑफ आर और ए जो है वो आर का आइडल है, तो यू हमने यू नॉट लिया था यू के और वो इसके चला गया, इसका मतलब यू तो आपका सबसेट हो गया ए के अंदर। ठीक। और ए तो हमें यू का सबसेट पहले ही देके रखा है। ये बात समझ आ गई ना आपको? यू नॉट ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यू इज सबसेट ऑफ ए। और ये तो पहले देके रखा है ऊपर कि ए जो है वो सबसेट ऑफ ये जो सबसेट ऑफ यू। तो ए यू का और यू ए का सबसेट हो गया, तो यहाँ पे ए और यू। सो देयर इज नो आइडल ऑफ आर which fit strictly between A and R। तो इन दोनों के बीच में कोई भी और आइडल एग्जिस्ट नहीं कर। ये लिया था तो या तो R के बराबर हो गया उदाहरण, ये E के बराबर, इसका मतलब E का मैक्सिमम आइडल। So friends, that's all for this lecture. Thank you.